बुक इस बुक के लेखक हमारे संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष महोदय श्री खेमका सर को सादर नमन। और संस्थान को उत्तर उत्तर आगे की दिशा में और नई रिसर्च से हम लोगों को अभिभूत कराने वाले सब संस्थान के अध्यक्ष महोदय जेपी अग्रवाल सर को प्रणाम। और उनकी ऊर्जाओं को लेकर के हम लोग आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। ई एविड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, इस पर हम लोगों ने कल क्लासेस शुरू की थी। तो साइलेंट फीचर ऑफ ये भी, जिस पर हम लोगों ने कल बात की थी, और क्यों और किस तरीके से सारी मेरिडियंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि किसके साथ क्यों एलआई के साथ एनडी मेरिडियन प्लॉट है, और एडी मेरिडियन सर्कुलेशन मेरिडियन के साथ क्यों प्लॉट है, इसके बारे में बात की। लंग्स का लिम्फ ड्रेनेज से क्या कंसर्न है, लंग्स के साथ स्प्लीन मेरिडियन लॉन्ग चैनल बनाती है जो फ्लूइड को नीचे से अर्थली एनर्जी को हेवन की तरफ ले जाती है और उसको हेवन में ले जाके ड्राई करने का काम लंग्स करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। इसके अलावा जो हमारे मेरिडियंस में कुछ चेंजेस बताया चाइनीज मेरिडियन में डॉक्टर वॉल ने, कि स्प्लीन की मेरिडियन जो राइट साइड में है वो पैंक्रियास की मेरिडियन है, और टीडब्ल्यू मेरिडियन को डॉक्टर वॉल ने इंडोक्राइन की मेरिडियन बताया। बहुत ही अद्भुत बातें बताई। इसके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ चर्चा किया। इसके अलावा जो उनके मेजरमेंट पॉइंट थे जिसके माध्यम से डायग्नोज करना कि बीमारी की स्टेज किस लेवल तक की है, उसके बारे में जो डिस्कस हुआ, उसमें हर मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। जब उस पॉइंट को हम प्रोब से देखिए, उसके लिए उन्होंने एक मशीन डर्मेट्रॉन बनाई थी। तो डर्मेट्रॉन प्रैक्टिकली हम जैसे लोगों के लिए 12-15 लाख की मशीन रखना और उससे डायग्नोज बनाना टफ है। बट हमारे पास जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो प्रोब के माध्यम से, अभी मेरिडियंस आपके सामने होंगे, कैसे उसको सर्च करते हैं एक एक पॉइंट हम बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट इंडिकेट करता है कि उस मेरिडियन में, उस आर्गन में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों तरह का डिस्टरबेंस हुआ है। टिश्यू में फंक्शन का भी डिस्टरबेंस है और स्ट्रक्चर का भी डिस्टरबेंस है, वो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। इसके लिए कल आपको एक नुस्खा बताया था कि पेशेंट अगर एक्यूट डिजीज वाला है, ठीक है, एक्यूट डिजीज का है, तो वहां पर उसी बिंदु को सेडेट करना है। अगर क्रॉनिक है, पुरानी बीमारी है, तो उसी बिंदु को टोन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इंटायर डॉक्टर वॉल की मेरिडियंस में हम लोग पॉइंट का सिलेक्शन इसी तरह से करते हैं, क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। तो उसके आधार पर हम वहां पर टोन और सेडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कंट्रोल मेजरमेंट जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस बताता है, यानी फंक्शन का मतलब यांग डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रक्चर का मतलब इन डिस्टर्ब हो गया, यानी इन और यांग। एनर्जी की बात करिए, फंक्शन और स्ट्रक्चर का मतलब इन और यांग से है। स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब इन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम दिख रहे हैं आपको, ये हमारा इन है। लेकिन जो हमारे बॉडी हाथ पैर कार्य कर रहे हैं इसी इनका यांग है। यानी जो एनर्जी है, हमारे कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज एनर्जी। तो उसका दो प्रारूप है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों मिलकर के हमें एक एनर्जी का स्वरूप देते हैं। तो इसीलिए कल हमने बताया कि जो हमारा फंक्शन और स्ट्रक्चर है, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सेल का, किसी भी टिश्यू का, या किसी भी सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का या बॉडी सिस्टम का, ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता। यानी
कोई भी व्यक्ति एक फॉर्म में, अब्सोल्यूट जिसको फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सीएमपी आपको सबसे पहले बताता है कि जिस भी मेरिडियन को टच करेंगे उसके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस को बताता है। कल कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि इसमें बात नहीं समझ में आई, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। दूसरा, इसी के साथ कंट्रोल मेजरमेंट के साथ ही एक और पॉइंट बताया गया, पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट। और दूसरा बताया गया समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो अगर आपको सीएमपी से ये पता चल रहा है कि आर्गन के फंक्शन और स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस है, तो आप दूसरा पॉइंट समेशन मेजरमेंट पॉइंट एसएमपी सेलेक्ट करें। और एसएमपी ये बताता है कि आर्गन के फंक्शन में डिस्टरबेंस है। तो अगर एसएमपी कुछ इंडिकेट करता है, आप उस पॉइंट को टच करेंगे तो पेशेंट उछलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। हल्का सा भी प्रेशर देंगे तो अभी बताएंगे कि हल्का प्रेशर देंगे तो क्या बताएगा, थोड़ा तेज प्रेशर देंगे तो क्या बताएगा, ये सारी चीजें आपको आप बताएंगे। और बहुत अद्भुत बातें। तो अगर एसएमपी पर भी पेन आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस आर्गन की मेरिडियन में या उस आर्गन में फंक्शनल डिस्टरबेंस है। अगर एसएमपी यानी समेशन मेजरमेंट पॉइंट में कोई पेन नहीं है तो आपको सीएमपी के साथ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस है। और अगर एसएमपी में प्रॉब्लम आ रही है तो सीएमपी और एसएमपी दोनों पॉइंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, क्योंकि सीएमपी फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को देखता है और फंक्शन को स्पेशली समेशन मेजरमेंट पॉइंट ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना होगा। तो ये बहुत खास बात है। तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको दिया था कि इंटायर बॉडी की आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम है तो P9 यानी जिसको डॉक्टर वॉल ने CI9 बोला, वो डिस्टर्ब्ड होगी। तो CI9 को अगर आप ट्रीट करते हैं तो इंटायर बॉडी की आर्टरीज में सर्कुलेशन यानी उसके फंक्शन के डिस्टरबेंस को ठीक कर देंगे। अब आर्टरीज की बात करेंगे तो अगर इसमें फंक्शनल डिस्टरबेंस आएगा तो जल्दी से नहीं आता, बहुत लेट आता है। तो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि इंटायर बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो CI9 या P9 को टोन करना चाहिए। और उसके साथ स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट SP1 और SP2। SP1 अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डायफ्राम का सर्कुलेशन देखता है, डायफ्राम से नीचे का SP2 देखता है। तो डायफ्राम के नीचे अगर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है पैरों में तो SP2 के साथ CI9, और डायफ्राम से ऊपर हाथ वाथ सुन्न होते हो तो CI9 के साथ SP1। ये सिलेक्शंस हैं। इसके अलावा एसएमपी पॉइंट, समेशन मेजरमेंट पॉइंट, यानी ये आर्गन के फंक्शन में या टिश्यू लेवल के फंक्शन में डिस्टरबेंस एक से ज्यादा आर्गन में है। जिस आर्गन में प्रॉब्लम है उसके आसपास के आर्गन में है तो सारी मेरिडियन में एक एसएमपी पॉइंट होता है। वो इंडिकेट करता है कि इसके नेबरिंग आर्गन भी बीमार हैं। ये पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट इसके बारे में बताता है। दूसरी बात है आरपी, रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट बेसिकली डॉक्टर वॉल की मेरिडियन, जिसको आप कह सकते हैं डॉक्टर वॉल की जो मेरिडियन है, लिम्फ मेरिडियन में 6 लिम्फ रिफरेंस पॉइंट हैं। वो अलग अलग टिश्यू ऑर्गन के बारे में इंडिकार उसकी कार्य प्रणाली में आई गड़बड़ी यानी फंक्शनल डिस्टरबेंस के बारे में बताते हैं। तो जिसमें LY11 रेफरेंस पॉइंट ईयर का है, तो ये ईयर के लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। अगर कान में कुछ फंस गया है, रुक गया है, यहाँ पर डिटॉक्स नहीं हो रहा है तो LY11। LY2
टीथ के लिए बताया डॉक्टर वॉल ने, LY2A आइस का रिफरेंस पॉइंट है, और LY3 पैरानेजल साइनसेस, 5 तरह के साइनस होते हैं आपके बॉडी इसमें, उनका रिफरेंस पॉइंट है। और LY4A आपके पूरे फूड पाइप का, इन अन्न नली का मेजरमेंट पॉइंट है, रिफरेंस पॉइंट है। अगर आपकी फूड पाइप में कोई डिस्टरबेंस है, गड़बड़ी है, रुकावट है, फंक्शनल डिस्टरबेंस है, जैसे खाना खाते हैं वो अंदर नहीं जाता, गले में फंसता है, तो एक सिंगल पॉइंट है LY4A। इसकी लोकेशन जब आएगी तो मैं आपको इंडिकेट करके सारा बताता जाऊंगा। इसके अलावा डॉक्टर वॉल का जो रेफरेंस पॉइंट छठा है वो 4B है, जो लैरिंग्स और फेरिंग्स, हमारे स्वर नली और श्वास नली का रेफरेंस पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा एक बात और आई थी, सेरस मेम्ब्रेन। सेरस मेम्ब्रेन का मतलब जो आउटर कवरिंग है। तो कवरिंग को कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे आकाश होगा, तो जहां भी हमारी कवरिंग है, आउटर लेयर है, वो हर आर्गन का आकाश है। और सारा क्या होता, पोरस होता है, छोटे छोटे पोर आपस में मिलकर के सेरस कोटिंग बना लेते हैं। आप देखिए स्किन पर, सबके स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े हेयर्स ग्रोथ मिलेंगे, और वो जहां जहां हेयर निकला वो पोर्स है, पोर है, जहां से स्किन ब्रीथ करती है, यानी कॉस्मिक एनर्जी को, धूप में जाओगे तो गर्म हो जाएगा, अंदर तक ले जाएगी, और पसीना ला करके उस धूप को ठंडा करने का काम करती है। इसी को हमने बोला परमिएबिलिटी, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में एक्सचेंजेस। तो जितनी भी, जैसे सेरस कोटिंग यानी पेरिटोनियम, तो एब्डोमेन में जितने आर्गन हैं वो पेरिटोनियम में होते हैं, यानी लीवर, जितने भी 9 आर्गन बताए गए वो सारे उस पेरिटोनियम में होते हैं। लेकिन हर आर्गन की अपनी एक कवरिंग है, लीवर की अपनी कवरिंग है, स्टमक की एक अपनी कवरिंग है, किडनी की अपनी कवरिंग है, सबकी कवरिंग है। इसके बाद भी तो ये आकाश के अंदर आकाश, डब्बे के अंदर डब्बा कह लीजिए, एक बड़ा सा मकान, उसमें ढेर सारे कमरे, जितने दीवारें बन जाएंगे उतना आकाश बनता चला जाएगा, तो ये आकाश है। तो ये आपके आर्गन का आउटर लेयर है, सुरक्षा परत है, और ये आकाश है। बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट में बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। टोन सेडेट अभी एलवाई मेरिडियन पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे टोन और सेडेट के बारे में। अभी हम आपको इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसी पर कर सकते हैं, नहीं तो फिर टोन सेडेट अभी से होने लगेगा तो क्लास खत्म ही नहीं होगी कभी। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेरस मेम्ब्रेन कोटिंग, SCP। तो ये आपका अगर अफेक्टेड है, ये खतरनाक है। सेरस कोटिंग मोटी हो गई तो दिक्कत है, सेरस कोटिंग पतली हो गई तो दिक्कत है। तो जहां सेरस कोटिंग पतली हो गई वहां हर्निया हो जाता है, वो आर्गन बल्ज आउट होके बाहर निकल जाता है फट के। और जहां मोटी हो जाती है वहां कैंसर डिजनरेशन है, दोनों ही कंडीशन खराब है। अगर पतली हो गई तो क्या करेंगे, टोन करेंगे, मोटी हो गई तो क्या करेंगे, सेडेट करेंगे। ये खास बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार बताने की चीज नहीं है, वन इंडिकेशन है, आप इसको समझेंगे तो हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हर मेरिडियन पर अलग अलग एरिया से संबंधित, हमारी आवाज को क्या हो रहा है, कोई लिखा है, आवाज आ रही है हमारी, क्लियर, क्लियर है, थोड़ा सा
ठीक है, ठीक है। अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? जी, थैंक यू। तो AIP ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगह जगह पर प्लेक्सेस के रूप में, स्पाइन के हिस्से पर वेस्कुलर प्लेक्सेस, सर्वाइकल प्लेक्सेस, ब्रोंकियल प्लेक्सेस, थोरेसिक प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस, कॉक्सियल प्लेक्सेस एंड सैक्रल प्लेक्सेस। इन सभी प्लेक्सेस के माध्यम से बॉडी ऑर्गन को बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट, हर मेरिडियन में एक लिम्फ का पॉइंट होता है जो इंटायर मेरिडियन और ऑर्गन को ड्रेन, लिम्फ को हटा करके, यानी लिम्फ का मतलब दो तरह से समझना, अभी बताऊंगा कि लिम्फ क्या क्या करता है, तब आपको समझ में आएगा। तो लिम्फ के फ्लो को बढ़ा करके या घटा करके या वहां से रिमूव करके ऑर्गन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम को दूर करता है। तो LDP पॉइंट, लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट, जो इन्फेक्शन से आपको बचाता है। अगर ये लिम्फ ड्रेन नहीं होता है तो आपको जगह जगह सूजन, दर्द, फोड़ा, फुंसी, बहुत सारे लोग कहते हैं पूरी बॉडी में दर्द होता रहता है। तो आप समझ जाइए कि लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा। उसका अलग अलग मसला है, तो उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। तो आज की क्लास ट्रीटाइज 2 और ट्रीटाइज 3 का पेज नंबर 10, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों में ये चीजें सिमिलर हैं। तो डॉक्टर वॉल ने दो बातें बताई। बहुत ज्यादा ऊर्जा का अर्थ है आइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन, सूजन, सूजन होना, जलन होना, दर्द होना, जैसे अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्टोमेटोइटिस या ग्लूकोसाइटिस। जहां आइटिस लिख दिया गया वो इन्फ्लेमेशन है। अब देखिए दूसरा क्या लिखा, अगर ऊर्जा की कमी हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई तो उसको वैसे या सिस बोलते हैं, जिसमें कार्य क्षमता कम हो गई, जैसे पैरालिसिस, न्यूरोसिस, वेरिकोज वेन्स यानी वेरिकोसिस। तो इसका क्या मतलब हो गया, सिस और आइटिस का समझना है। फिर से वापस आइए एनर्जी का। तो डॉक्टर वॉल ने एनर्जी का दो फॉर्म बताया, आइटिस इन्फ्लेमेशन यानी हीट यानी यांग, सिस का मतलब कॉन्ट्रैक्शन बताया यानी कोल्ड। तो कोल्ड इन, हॉट यांग। तो जो सिस बीमारियां हैं वो कोल्ड पैटर्न की हैं, और जो आइटिस है वो हीट पैटर्न की है, यानी यांग है, इन्फ्लेमेटरी है। तो जहां इन्फ्लेमेशन है वहां पर सिडेट करना है, और जहां पर सिस है वहां टोन करना है। अगर किसी को स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको सीधा फंक्शन जानना है कि जो एंडी मेरिडियन के पॉइंट या डॉक्टर वॉल के पॉइंट हैं वहां पर आपको सिस लिखा है, स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो आपको क्या करना, उन्हीं पॉइंटों को टोन करना है, क्योंकि ऊर्जा की कमी से है। ये बात समझ लेनी है, तब आपको हर पॉइंट के बारे में तुरंत समझ में आएगा कि हमें टोन करना है, आइदर सेडेट करना है। बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं। यांग, इन्फ्लेमेशन, हीट अगर बढ़ी है तो सेडेट करते हैं। कोल्ड, ठंडा अगर बढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना कोल्ड होगा उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको टोन करना होगा। तो ये बात याद रखिए, आइटिस एंड सिस। तो अगर आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, जलन है, यानी प्रॉब्लम क्या है, एक्सिस कंडीशन। एक्सेस कंडीशन इज यांग,
डेफिशिएंट कंडीशन इज इन। इसको समझना है, आपको बार बार समझना है। उसी तरीके से जहां पर नमनेस आ रही है, सुन्नपन आ रहा है, वहां पर टोन करते हैं। जहां पेन आ रहा है वहां पर सेडेट करते हैं। इन्फ्लेमेशन है तो अगर किसी को डल पेन है, डल पेन है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द है, इसका मतलब ये डेफिशिएंट पैटर्न का है। सीवियर पेन है या मॉडरेट टू सीवियर पेन है तो वो एक्सेस कंडीशन है, उस कंडीशन में ऊर्जा को घटाएंगे। तो आप देखिए क्या होता है, सिस कहां पर होता है, आइटिस कहां पर होता है, फाइब्रोसिस, गांठें बन गई। तो फाइबर कहां पर बनेगा, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। तो ब्लड सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप, टोन करेंगे या सेडेट करेंगे, टोन करेंगे। जहां इन्फ्लेमेशन है, जलन है, वहां पर आप सेडेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज सिकुड़ रही है, अगर गुब्बारा सिकुड़ा हुआ तो उसमें क्या करेंगे, हवा भरते हैं उसको बड़ा करने के लिए। तो अगर सिकुड़न है तो टोन करें। और एक्सपेंशन है, फैला है, डायलेट है, डायलेट है तो सेडेट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने 1 पॉइंट की बुक खेमका श्रद्धे खेमका सर की पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा होगा कि SP5 सेडेट किया गया है। आप लोग ग्रुप में जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर खेमका सर ने वेरिकोज वेन में SP5 सेडेट क्यों किया है। जवाब तो मुझे मालूम है, हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि आप लोग कितनी चीजों को गहराइयों से पढ़ना चाहते हैं, क्यों उसको सेडेट किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना भी हार्निया है, सारी चीजें हैं, उन सबका ट्रीटमेंट किससे होता है, स्प्लीन की श्रिंकिंग से। स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ानी होती है। क्लियर है। इनहिबिटेशंस, किसी चीज को अंदर जाने नहीं देना। स्टिमुलेशन, आप अपने पॉइंट को स्टिमुलेट करिए तो कुछ लोग हाथ खींच लेते हैं, जैसे ही आपने हल्का सा टच किया बहुत दर्द है। तो ये स्टिमुलेशन, जो छूते ही बहुत दर्द हो रहा हो तो, और एक छूने ही नहीं देता, जो छूने नहीं देता वो इनहिबिटेशन है। और जो छूने दे रहा है और छूते ही बहुत दर्द है वो आपका स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक, दो तरह की नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व का काम है ब्रेन के सेंटर या स्पाइन के सेंटर से मैसेज को चारों तरफ ले जाना, फैलाना, यांग है। और पैरासिम्पैथेटिक चारों तरफ के मैसेज को अंदर ले जाना। जी, सेडेट किया जाता है, इसीलिए पूछा क्यों सेडेट ही करते हैं, टोन क्यों नहीं करते। विषय सिर्फ ये है, सेडेट तो किया जाता है। क्लियर है। तो पैरासिम्पैथेटिक शरीर की चारों तरफ की मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाना, यानी पेरीफेरी टू सेंटर एनर्जी को ले जाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, बाहर के मैसेज को अंदर ले जाता है। और सिंपैथेटिक क्या है, अंदर से जो मैसेज आते हैं बाहर सब आपका पेरीफेरी की तरफ ले जाते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस है और सिंपैथेटिक यांग है। सोमैटिक इन है और विसरल, अंदर के आर्गन से संबंधित विसरल सेल्स यांग है। इसीलिए ब्रेन देखिए एक छोटे से डिब्बे में बंद है, तो ब्रेन इन है और स्पाइनल कार्ड यांग है, यानी आईटिस है। बेस यानी एल्कलाइन, जिसको बेस आप कह रहे हैं वो एल्कलाइन होता है, और वो इन है, बेसिक है। और एसिडिक, एसिड यांग है, अम्लीय है, जहां एसिड होगा वहां सेडेट करते हैं।
कोल्ड ठंडा है, सिस है, हीट यांग है, ये बारी बातें सब बता दिया। कॉज, किसी बीमारी का कारण वो सिस है, लेकिन उसका जो सिम्टम्स दिखता है अलग अलग, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, वो उसका यांग है। तो जो स्थान बदल रहा हो दर्द, सिम्टम्स के रूप में कभी कहीं दिखता है, उसे डेट करते हैं। स्टेसिस, यानी कहीं पर कोई चीज रुक गई है, वो स्टेसिस है। और सर्कुलेशन, प्रवाह, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में फैल रहा है, ये सर्कुलेशन है, प्रवाह है, यांग है। लेकिन वापस ब्लड वेसल से आना इन है। अगर कहीं ब्लड रुक गया रास्ते में आर्टरीज और वेन्स में, तो वो स्टेसिस है। सेलाइवा, इंटेस्टाइनल जूसेस, ये एल्कलाइन होते हैं स्लाइट, इसलिए इनको सिस में रखा गया है। गैस्ट्रिक जूस यानी स्टमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, वो यांग है। पैंक्रियाटिक जूस इन है, बाइल यांग है। तो इस तरीके से आप देखिए, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनका जन्म है मृत्यु की तरफ क्रमिक बढ़ता जाता है। चाइनीज एक्यूपंक्चर में पॉइंट पर एक नीडल, स्ट्रेट नीडल, सोने की नीडल डाल दी जाती है, तो ये ऊर्जा को बढ़ाती है। और अगर उसी पॉइंट पर सिल्वर नीडल डाली जाती है, तो ये ऊर्जा को घटाती है। तो जितनी भी आइटिस टाइप की बीमारियां हैं, चाइनीज उसमें सिल्वर नीडल डालते हैं। जितनी भी सिस्ट टाइप की बीमारियां हैं, उसमें चाइनीज गोल्ड नीडल डालते हैं। आज के टाइम में गोल्ड और सिल्वर नीडल का ट्रीटमेंट करना आसान है, इतना महंगा ट्रीटमेंट है कि अगर एक 10 नीडल लेनी हो तो लाख रुपए चाहिए, तो कौन इलाज कराएगा। तो हमारा मैग्नेट बहुत अच्छा है, मेथी दाना बहुत अच्छा है। तो सिल्वर निडिल ऊर्जा को घटाती है। जब किसी पॉइंट पर आप सिल्वर निडिल लगाते हैं, तो उस पॉइंट को सेडेट करता है। अगर उसी पॉइंट पर गोल्ड निडिल लगाते हैं, तो उसको टोन करता है, ये बताया गया है। डॉक्टर वॉल ने डर्मेट्रॉन नामक मशीन से आर्गन की एक्चुअल कंडीशंस बताने का प्रयास किया गया है। और क्लासिकल एक्यूपंक्चर में शरीर के ऊर्जा प्रवाह पथ पर एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन देख करके उस पॉइंट को टोन और सेडेट करके ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर द्वारा इच्छित क्षेत्र और इच्छित आर्गन में सीधे विद्युत ऊर्जा दी जाती है, जहां पर उपचार हो जाता है और अवांछनीय चीजों को वहां से हटाया जाता है। बीमारी अगर है तो उसका पूर्वाभान, यानी प्रिडिक्शन करना और पहले उपचार कर देना। तो हमारे शरीर में होमोटॉक्सिन, यानी जो विष द्रव्य हैं, अगर उसका उत्पादन शरीर करता है, ज्यादा करता है, तो शरीर से निरंतर बाहर भी निकालता रहता है। यानी जो होमोटॉक्सिन्स हैं, अगर वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वो किसके रूप में निकलते हैं? स्वेट के रूप में, टीयर के रूप में, यूरिन के रूप में, स्टूल के रूप में। तो जो भी होमोटॉक्सिन बनता है, अगर हम खाना खाते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट डेली का डेली निकल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट एक सब्जेक्ट है जिसको जानना है कि इनपुट और आउटपुट लगातार ठीक ढंग से हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी को ईज रखता है। और अगर होमोटॉक्सिन शरीर नहीं निकाल पाती है, तो वो हमारे बीमारी के रूप में शरीर के किसी न किसी हिस्से में दिखती है। तो ये विष द्रव्य का कौन सा फेज है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर उसको क्लिनिकल टेस्ट में ब्लड रिपोर्ट के रूप में, एक्सरे के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के रूप में देखते हैं। और
लास्ट फेज में जो बीमारी काफी फैल जाती है, उसमें इसका पता जब चलता है तो उपचार कठिन हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में प्रॉब्लम आने का और जाने का बहुत प्री स्टेज में पता चल जाता है। जैसे आपने एसएमपी पॉइंट को चेक किया, वहां हल्का दर्द है, तो समझिए कि उस आर्गन में या उस मेरिडियन सिस्टम में फंक्शनल डिस्टरबेंस हो। सीएमपी को चेक किया तो क्या डिस्टर्ब मिला? फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों मिला। तो यहाँ पर क्या करना, फंक्शन और स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, पॉइंट को टोन कर दीजिए। आप देखेंगे कि पेशेंट ठीक होने लगता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक हो जाता है, स्टेज है, तब ये दिक्कत पैदा कर देता है। तो देखिए, फेजेस ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, फेजेस ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा आसान है इस पर ट्रीटमेंट करना। तो पहला है सेल्फ पॉइजनिंग फेजेस, यानी बॉडी जो अपने को, अपने टॉक्सिन को नहीं निकाल पा रही है। आप सभी लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आर्गन, कोई भी सेल अगर बीमार होता है तो दो कारण होता है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? जो नरिशमेंट उसको आना चाहिए वो पूरा नहीं आ रहा है। अगर पूरा आ रहा है तो जो वहां पर केमिकल रिएक्शन होकर के एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें जो टॉक्सिक सबस्टेंस है, वेस्टेज जिसको आप कहते हैं, सिंपल भाषा में उसको वेस्टेज कहिए, वो वहां से नहीं निकल पाता है तो वो आर्गन बीमार हो जाता है। तो आर्गन किस रूप में हो जाता है? सेल्फ पॉइजनिंग के केस में। तो देखिए, सेल्फ पॉइजनिंग का फेज 1 बोला जाता है, ए, जिसको हम ह्यूमरल फेज कहते हैं, यानी बीमारी लिक्विड फेज में रहती है। किस फेज में रहती है? फ्लूइड के रूप में। अगर कहीं फोड़ा फुंसी अंदर हो गया तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसका कट करके उसका बायोप्सी करते हैं उस फ्लूइड का, कि वो अभी ह्यूमरल फेज में है या केमिकल फेज में आ गया। ह्यूमरल फेज मतलब लिक्विड फेज में, और केमिकल फेज में क्या हो गया? डीजनरेटिव फेज में। तो ये छोटी सी बात समझनी है कि पहला 3 अवस्था जो आपकी आती है मेन, देखिए आपकी 6 एनर्जी है चाइनीज एक्यूपंक्चर में। 6 एनर्जी: विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो फर्स्ट 3 स्टेज ह्यूमरल फेज होती है, जहां से आप उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। बीमारी बहुत आसानी से थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, महीने भर में ठीक हो सकती है। तो जो आपका ह्यूमरल फेज है, उसमें जो ट्रीटमेंट की अवस्था है, पहला है निष्कासन अवस्था, जिसको आप बोलते हैं एक्सक्रीशन फेज। अगर आपकी बॉडी में कोई चीज है और उसको निकालना है, तो उसके लिए आपका सबसे पहला फेज है आपका एक्सक्रीशन फेज। तो अगर कोई चीज कहीं रुक रही है तो लिम्फेटिक ड्रेन आउट कराना है। उसके लिए आपका ट्रीटमेंट ऑफ मॉड पहले लेवल पर लिम्फ डीजनरेशन मेरिडियन यानी LY मेरिडियन पर करते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट, LY मेरिडियन पर अगर आपका फ्लूइड रुक रहा है तो पॉइंट को सेडेट करना होता है। दूसरा है रिएक्शन फेज। अब फ्लूइड रुका और जलन करने लगा। जलन करने लगा तो क्या होगा? जलन करने लगा, इरिटेशन करेगा, एलर्जी करेगा। तो उसमें आपका जो मेन मेरिडियन है वो एलर्जी डीजनरेशन मेरिडियन का उपयोग करते हैं। तीसरा कर है डिपोजिशन फेज, यानी एकत्रीकरण की अवस्था, यानी जो फ्लूइड जलन किया वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको फैट डीजनरेशन वेसल से ट्रीट करते हैं। फैट डीजनरेशन यानी रुकावट। अब आपको इसको समझना है, छोटी सी बात है कि आपके इस हिस्से में
कोई रुकावट या भारीपन लग रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपका यहाँ इस एरिया से या किसी आर्गन का वहां से टॉक्सिन नहीं निकल रहा, तो आपको एलवाई मेरिडियन पर पहला ट्रीटमेंट दे देना है। अभी आपको बताएंगे कौन से आर्गन की कौन सी एलवाई मेरिडियन है, आप उसको सेडेट कर दीजिए, ठीक हो जाए। लेकिन आपको अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई और क्या हुआ, खारिश होने लगी, आपने खारिश किया, लाल हो गया, तो अब क्या हुआ, रिएक्शन फेज हो गया, ये खारिश हो रही है, रिएक्शन हो गया, रेडिश हो गया, एक छोटा सा गुंबद बन गया लाल सा खुजा खुजा के। तो ये पहली अवस्था खुजाना, ये हो गया। दूसरी प्रतिक्रिया हो गई, जो रुकावट थे उसकी प्रतिक्रिया आपकी बॉडी करने लगी, इसको निकालो यहाँ से। तो उसको एलर्जी डीजनरेशन यानी एडी मेरिडियन के पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। वो सारा बताएंगे कि एडी मेरिडियन का कौन सा पॉइंट किस किस हिस्से को ट्रीट करता है। तो वहां पर क्या करना, सेडेट करना है। और जब आप देखते हो यहाँ खुजाते हो तो कुछ सेक्रीशन सा निकल के आता है और वो इकट्ठा होकर के एक गोला सा बना लेता है। इसी को कहते हैं आपका डिपोजिशन फेज। आप कभी भी स्किन पर खारिज करिए, थोड़ा सा रिसाव होगा ब्लड का या फ्लूइड का, और उसके आसपास वो एक मोटा सा गांठ सी बनने लग जाती है, यानी ये डिपोजिशन फेज है। इन तीन अवस्थाओं में, जिसमें आपको डिपोजिशन फेज में फैट डिजनरेशन, यानी जो ये फैट है हमारा सेल मसल्स और जो फैट है, इसको फैट डिजनरेशन नहीं रखा जाता, तो इसको क्या करते हैं, फैट डिजनरेशन को सेडेट कर देना चाहिए, एकत्रीकरण होना ही नहीं चाहिए, उसको वहां से रिमूव कर दीजिए। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी अवस्था में फिर से तीन चीजें बन रही हैं। पहला है जिसको आप सेलुलर फेज कहते हैं। सेलुलर फेज यानी सेल का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है आपके ट्रीटमेंट में। किसका, सेल का, सेलुलर लेवल पर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर डिपोजिशन हुआ, सूजन आई, और उसको बोलते हैं संकेंद्रीकरण यानी इम्प्रेग्नेशन, यानी एक छोटा सा दाना बन जाएगा, उसका मुंह बन जाएगा। ये आपकी सेलुलर फेज की पहली अवस्था है। लेकिन एनर्जी के लेवल पर देखेंगे तो ये चौथी अवस्था, यानी पहली अवस्था क्या था, वायु की थी। दूसरी अवस्था क्या थी, रिएक्शन अग्नि की है। तीसरी तीसरी हॉटनेस की, सेक्रीशन होकर के वहां। और फिर चौथी अवस्था जो सेलुलर की पहली अवस्था है, इम्प्रेग्नेशन फेज, यानी सकेंद्रीय, केंद्रक बनाने की अवस्था। एक केंद्रक बन गया और एक मुंह बन गया। ये फर्स्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, जो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। और इसमें आपको ट्रीटमेंट फाइब्रॉयड डीजनरेशन मेरिडियन का करना चाहिए। और अब क्या हुआ, उसका मुंह बन गया, केंद्र बन गया, और वो अंदर ही अंदर अपजनन यानी डी जनरेशन फेज शुरू हो जाती है, अपना एरिया बढ़ाने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अपना एरिया बढ़ाने लगा, तो यहाँ पर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब बंद हो गई जैसे जैसे एरिया बढ़ाता जाएगा। तो नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, स्किन मेरिडियन और जॉइंट मेरिडियन का ट्रीटमेंट फिफ्थ फेज में। फिफ्थ क्या है, मेटल की एनर्जी है, आकाश की, वो अपना एरिया बढ़ाने लगा। तो देखिए स्किन मेरिडियन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये मेटल हो गया, जो आपका, जब मेटल स्टेज में बीमारी आ जाती है फिफ्थ स्टेज में, तो और मुश्किल हो जाता है। फाइब्रॉयड तक तो आसानी से फोर्थ स्टेज तक ठीक करते हैं, फिफ्थ स्टेज में पहुंचा हम लोगों का फिफ्थ स्टेज, डॉक्टर का थर्ड स्टेज, सेकेंड थर्ड स्टेज। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्किन डिजनरेशन और नर्व डिजनरेशन, यानी यहाँ नर्वस सप्लाई खत्म, ब्लड सप्लाई और खत्म, और ज्वाइंट के आसपास एरिया, उसके आसपास की एरिया, ज्वाइंट डिजनरेशन।
स्टमक के साथ है, तो ज्वाइंट क्या करता है, स्किन यानी मसल से मसल को जोड़ने वाला लिगामेंट और टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो भी ज्वाइंट मेरिडियन से ट्रीट की जाती है। तो ये 3 मेरिडियन। और लास्ट का है कैंसरस, जो लास्ट स्टेज में डॉक्टर बोलते हैं कैंसरस हो गया है या मैलिग्नेंट डिजीज हो गई है, इसमें OR मेरिडियन का ट्रीटमेंट करते हैं। यानी ये अवस्थाएं, प्रथम 3 अवस्थाएं जो ह्यूमरल फेज में होती हैं, उसमें अ, पहला पहली अवस्था है एक्सक्रीशन फेज की, दूसरी रिएक्शन की, तीसरी डिपोजिशन की। और दूसरी अवस्था में सेलुलर फेज में आपकी सेल की क्षति होनी शुरू हो जाती है, बदलाव होने लगता है, सेल डीजनरेट होकर के आपस में चिपक के अपना दायरा बढ़ाने लगते हैं। तो जिसमें आपको नर्व, स्किन और जॉइंट मेरिडियन का ट्रीटमेंट देने की बात कही जा रही है। और लास्ट में केमिकल टेस्ट करा करके तब पता किया जाता है कि आपका कैंसरस है या नहीं, या उस एरिया का पीस लेकर के उसके फ्लूइड को चेक किया जाता है कि वो इन्फ्लेमेशन किस लेवल तक पहुंचा है, किस स्टेज की बीमारी है। तो आपको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर्स में ह्यूमरल प्रोसेस और सेलुलर प्रोसेस दोनों 6 अवस्थाएं मिलाकर रोग को होती हैं, यानी 6 स्टेज ऑफ डिजीज है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज इज वेरी इजिली टू ट्रीट। और फोर्थ स्टेज यानी अर्थ एलिमेंट की हो गई, स्टेबिलिटी देता है अर्थ एलिमेंट, तो बीमारी और स्टेबल हो जाएगी। ड्राई होके सूख के और हार्ड होगी, कोल्डनेस बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, यानी कैंसरस हो जाएगी। तो ये 6 स्टेजेज हैं जिसको हम आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीमारियों के निम्नलिखित संकेत होते हैं, जैसे दर्द, सूजन और जलन की अवस्था, ये इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स बताते हैं। अगर डिजनरेटिव सिस्टम है के संकेत हैं, तो उस एरिया में इरोजन्स होने लगते हैं पेन के साथ साथ। और कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड डिजनरेशन, यानी क्रोनिक रोग हो जाता है। एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टरबेंस, जिसको फोसाई कहते हैं, कि प्रॉब्लम कहीं और है और आपका फोसाई यानी टीथ टीथ आईज, ये जितने भी फोसाई के आर्गन हैं, उससे आपको ये बातें पता चलती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इन्फ्लेमेशन is a protective tissue response to injury and destruction to tissue। यानी अगर इन्फ्लेमेशन है तो सेल को इंजरी करते हैं, रप्चर कर देते हैं या घायल कर देते हैं, या अल्सर जैसा बना लेते हैं, और सेल को सीवियर लेवल तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको पेन, इन्फ्लेमेशन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन, यानी आपकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। तो शरीर में जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करते हैं, वो आपके सेल के अंदर लाइसोसोम उसे निकल कर खा जाते हैं। आपने सेल पढ़ा होगा, सेल में एक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का मेन कारण है कि जो हमारी इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस या प्रोटोजोवन, हेलमिंथेस जो आपके अंदर जाते हैं, लाइसोसोम उसको सेल के अंदर जाते ही फाइगोसाइटोसिस से खत्म कर देता है। जब वो नहीं कर पाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर तल पर जाके फट जाता है और एंजाइम छोड़ देता है, एक तरह का एंजाइम छोड़ देता है, और आपस में सेल को मिलाने लग जाता है। तो लाइसोसोम जितना ज्यादा एक्टिव आपकी बॉडी में रहेगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का फेज उतना ही स्ट्रांग होगा, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो इन्फ्लेमेशन है या आइटिस है, वो आपके सेल लेवल में एक्स्ट्रा ऊर्जा यानी एक्स्ट्रा की भर देती है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है। डीजनरेशन फेजेस, degeneration means degeneration change from higher to
लोअर या लेस फंक्शनलिटी ऑफ एक्टिविटीज। तो जैसे जैसे जो ऑर्गन जितना ज्यादा बीमारी की जकड़ में इन्फ्लेमेशन के बाद बढ़ता है, वो डिजेनरेटिव फेज में आ जाता है, यानी उसका फंक्शन और कम होता जाता है। और वो फंक्शन और कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो नरिशमेंट पहुंच रहा है वो वहाँ का वायरस या बैक्टीरिया उसको खा जाता है, जिसकी वजह से डिजीज बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, न्यूट्रल फैट है, लिपिड है, वेस्ट वाटर है, फाइब्रिन है, म्यूकस है, ये हमें हमारे सेल में ये ज्यादा दिखने लगते हैं। एल्ब्यूमिन, न्यूट्रल फैट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमारे फाइब्रिन, म्यूकस, वाटर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में दिखते हैं। तो इन डिजनरेशन देयर इज लेस देन नीडेड की, दिस इज itis degeneration cause numbness, lower functional capacity. It is denoted by cyst paralysis, varicose neurosis. तो सिस और आइटिस के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है सिस के बारे में है, फाइब्रॉयड है, फाइब्रोसिस, कॉन्स्ट्रक्शन, इनहिबिटेशन, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, कोल्ड, स्टेसिस, बेसिक रिएक्शंस इन बॉडी। तो ये बहुत सारी बातें दी गई हैं। दूसरी बात बताई गई है एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टरबेंस। तो डॉक्टर वॉल ने बताया कि जो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी जहां प्रकट होती है वो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस कहलाती है। बीमारी आपको इस हिस्से में दिख रही है, UB2 के आसपास। आपने देखा ना कि बीमारी कहीं है, उसका रूट कहीं है, काज कहीं और है। तो UB2 पर यहाँ पर पेन किसी को हो रहा है, तो आपने टिटाइज 1 में पढ़ा होगा कि इस बीमारी की जड़ कलाई के पास SI5 में है। तो बीमारी का रूट कहाँ पर है? SI5 है, लेकिन डिस्टरबेंस कहाँ है? UB2 है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें उस चीजों को देखना है। तीव्र दांत दर्द हो तो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस दांत है, पर दांत दर्द का आर्गन, इंडोक्राइन ग्लैंड, साइनस, टॉन्सिल, सभी से संबंध होता है कि प्रॉब्लम साइनस की है और दांत में दर्द होता है। अगर आपके जितने भी ये दांत हैं आपके बॉडी के अंदर अलग अलग आर्गन से कनेक्टेड है, तो दांत का दर्द बॉडी के अंदर आर्गन के में होने वाली प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। तो इस पर जो क्लासेस हैं टिटाइस 5 में, उस पर बहुत डिटेल से दिया है। तो कभी हम लोग प्लान करेंगे कि टिटाइस 5 पढ़ेंगे, अगर आप में से लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आगे देखेंगे इसको। तो ये मेल फंक्शंस कहीं पर है, उसका फोकस ऑफ डिस्टरबेंस कहीं पर है। दांत का दर्द है तो कौन सा आर्गन अफेक्टेड है, कौन सा दांत में दर्द है, ऊपर है नीचे है, उससे रिलेटेड इन आर्गन है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्गन के अलावा ये दांत का डिस्टरबेंस है तो कौन सी स्पाइनल वर्टिब्रा से कनेक्टेड है। और जब दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं तो फोकस ऑफ डिस्टरबेंस का ट्रीटमेंट ना करके काज ऑफ डिस्टरबेंस का ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारी जड़ से जाती है। अब हम लोग यही बोलते हैं कि हमने घुटने का दर्द किया लेकिन कुछ दिन बाद अब वापस आ गया, लेकिन जब हमें ये समझ में आएगा कि घुटने का संबंध L4 L5 से है और घुटने के ट्रीटमेंट के साथ L4 L5 का फोकस ऑफ डिस्टरबेंस घुटना है, लेकिन रूट ऑफ डिस्टरबेंस L4 5, तो L4 5 के साथ जब घुटने का इलाज होगा तो ये बीमारी जल्दी से वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से डॉक्टर वॉल ने बहुत सारे प्रोटोकॉल किए हैं।
तो फोसाई प्रोटोकॉल का जो नाम है फोकस, आइस का फोकस ऑफ डिस्टरबेंस है, ईयर फोकस ऑफ डिस्टरबेंस है, 5 तरह के टॉन्सिल। पहले हम लोग टिटाइज 3 4 पढ़ लें तो 5 के बारे में सबके इंटरेस्ट को हम जरूर देखेंगे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। टॉन्सिल, ये 5 तरह के टॉन्सिल 5 एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। 5 तरह के साइनसेज 5 एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। टीथ और जा आपके ऑर्गन को इंडिकेट करते हैं, यानी 5 एलिमेंट को ये भी इंडिकेट करते हैं। लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, ये आपका फोकस ऑफ डिस्टरबेंस है। और ये बीमारी जो है शरीर के किसी वन साइड में फोकस होती है, और वन साइड का अर्थ केवल बाएं तरफ हो या दाहिने तरफ हो सकता है। वर्टिकल फोकस हो सकता है, वर्टिकल फोसाई कहते हैं। प्रोटोकॉल हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल प्रोटोकॉल बनेगा। इस तरह का बहुत सारा सिस्टम है जो हम लोग टिटाइज 5 में पढ़ सकते हैं। और ईओबी द्वारा बीमारियों के प्रोटोकॉल कैसे तैयार करते हैं: डायबिटीज, आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इस पर हम लोग कम बात करेंगे। अब देखिए पेज 16 पर, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के फंक्शन के बारे में बात की गई है कि डॉक्टर वॉल कैसे इसके द्वारा इसके द्वारा बीमारी का स्टेजेस पता करते हैं। तो इसको भी हम एक छोटा सा समराइज तरीका बता देते हैं। बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है। आपके पास प्रोब होगा, आप सभी लोग प्रोब का इस्तेमाल करें। मैं तो कभी प्रोब भी नहीं छूता। मैंने अब जब से एक्यूप्रेशर सीखा 96 7 से कभी प्रोब भी जल्दी से अपने हाथ में लेके नहीं चला। मैं तो पॉइंट पकड़ के तुरंत इलाज कर देता हूँ। जितने भी प्रयागराज में खेमका जी पर्चा लिखते थे तो उस पे लिखते थे डू नॉट यूज प्रोब, वो सारे पर्चे हम लोगों के पास आते थे। यही लगाएंगे, उनके पास चले जाओ, बाकी सब प्रोब लगा के कोड डालते। तो उसका एक बहुत सिंपलेस्ट तरीका बताएंगे। पहले आप एक्यूपंक्चर का फंडामेंटल जो डर्मेट्रॉन मशीन है, डॉक्टर वॉल द्वारा बनाई गई, उसकी बात समझ लें। ये रोगी के शरीर में एक्यू पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको डर्मेट्रॉन के द्वारा निदान से मापा जाता है, इस यंत्र द्वारा 135 मिली वोल्ट से लेकर 2070 मिली वोल्ट के वोल्टेज से मापा जाता है। यानी मिनिमम 135 मिली वोल्ट और मैक्सिमम 2070 मिली वोल्ट। एवरेज वोल्टेज कितना हुआ? 900 मिली वोल्ट, जिसे डायल में डायल जो उनका मशीन पर इंडिकेट करता है वो 50 मार्क्स को दर्शाता है, यानी 50%। अब देखिए इसमें क्या बात हुई, 3 बातें बताई। एक मिनिमम बताई, और एक एवरेज बताई, और एक मैक्सिमम बताई। इसको समझना, बस इतनी बात समझ गए तो आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। और उसी को मैं इस प्रूफ से बता दूंगा 1 सेकंड में। क्योंकि देखिए मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ बताने आया हूं कि आप कैसे पढ़ें और कैसे सीखें। क्योंकि आप सभी लोग लर्नेड हैं, सभी लोग हायर एजुकेटेड हैं। कैसे समझ लें बात को, बस एक मोटी सी बात आपके अंदर डालने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए मिनिमम 135 मिली वोल्ट और मैक्सिमम 2070 मिली वोल्ट, और एवरेज निकाला गया 900 मिली वोल्ट का, जो इंडिकेट करता है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स यानी जिसका 900 मिली वोल्ट पर इंडिकेट कर रहा है, वो सब एक्यूट डिजीज के बारे में बता रहा है। क्लियर बात समझिए, कौन सी डिजीज हो गई? सब एक्यूट।
ना तो वो क्रॉनिक है ना एक्यूट है, बीच की है, सब एक्यूट है। अभी आपको इस प्रोब के माध्यम से आज आपको बता दूंगा कि कितना प्रेशर दे करके आप सब एक्यूट खोज लेंगे। वो 12-15 लाख की मशीन हमारे लिए जरूरी नहीं। ठीक है। और मैक्सिमम 2000 के आसपास अगर कोई पॉइंट इंडिकेट कर रहा है तो प्रॉब्लम एक्यूट बता रहा है, यानी प्रॉब्लम इज जस्ट बिगिन, और यानी स्टार्ट से होके मॉडरेट पर पहुंच गई, वो 900 पर। अगर 135 मिली वोल्ट पर आता है, इट बिकम क्रॉनिक डिजीजेस। अब देखिए आप कितना प्रेशर देते हैं, जेंटल प्रेशर, सॉफ्ट हैंड से। दिस इज ए पेन देयर, अगर पेन होता है हल्का सा प्रेशर देने से, जेंटल प्रेशर यानी सॉफ्ट प्रेशर देने से, जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम दिखे कि आपने प्रोब ऐसे रखा और पेशेंट उछल रहा है, इट मींस देयर इज क्रॉनिक डिजीज, डोंट प्रेस हार्ड। तो ये बता रहा क्रॉनिक डिजीज है, डीजनरेशन के लेवल पर है। और मीडियम प्रेशर अगर देते हैं तो ये 900 वोल्ट का है, मिली वोल्ट का, यानी आपका क्रॉनिक से पहले की अवस्था, सब एक्यूट। और अगर इसी बिंदु को तेज दबाव देने से थोड़ा पेन आता है, इसका मतलब ये 2070 मिली वोल्ट का है, इस आर्गन में बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। बस इतनी बात याद रखिए आपने। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको कोई डर्मेट्रॉन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसलिए क्लास पढ़ा है कि मैं टोन और सेडेट बताता हूं। आज टोन और सेडेट समझ लीजिए कि अगर आप अपने किसी भी डॉक्टर वॉल की मेरिडियन पर, चाइनीज मेरिडियन पर, आयुर्वेदिक मेरिडियन पर, हाँ जी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जरूर रिपीट करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। किसी भी मेरिडियन पर आप अपना प्रोब चलाएंगे, जेंटल प्रेशर यानी सॉफ्ट प्रेशर पर चला रहे हैं, और जिस पॉइंट पर इंडिकेशन मिल रहा है पेन का, जिस पॉइंट पर इंडिकेशन मिल रहा है पेन का, अब जैसे ये हमने क्या लिया हुआ है, ND1B, 1D1B, यहाँ पर एक नोट सी मिल रही है, यानी CMP ऑफ नर्व डिजनरेशन। और हमने इसको हल्का हल्का जेंटल प्रेशर यानी सॉफ्ट प्रेशर से चेक किया, और हमें यहाँ कोई पेन नहीं मिला। इट मीन्स ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दिया और हल्का सा दर्द मिला, इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड स्टेज का डिजेनरेशन है। अगर सॉफ्ट प्रेशर से दिया तो लास्ट स्टेज का है, थर्ड स्टेज का। और जेंटल प्रेशर दिया यानी तो थर्ड स्टेज का, यानी मैक्सिमम डिजेनरेशन है, क्रॉनिक डिजीज है। थोड़ा हार्ड प्रेशर दिया, थोड़ा सा हल्का सा, यानी मीडियम प्रेशर, मिडिल लेवल का प्रेशर दिया और पेन है, तो ये इंडिकेट करता है व्हाट, कि ये सब एक्यूट डिजीज है, डिजीज थोड़ा सा सेकेंड स्टेज में है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दे करके आप करते हैं ना, हार्ड प्रेशर, शॉर्ट प्रेशर, हार्ड प्रेशर, मीडियम प्रेशर, तो अगर हार्ड प्रेशर पर यहाँ पेन मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कोई खास बात नहीं। तो जितना ज्यादा प्रेशर से पेन मिल रहा है उतना ही फर्स्ट लेवल की डिजीज है। यानी किस फेज में है, दो फेज हैं, ह्यूमरल फेज और सेलुलर फेज। और अगर मीडियम प्रेशर देने से आवाज मिल रही है तो लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमरल फेज एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर फेज की है। 6 स्टेजेज है। तो अगर क्रॉनिक होगी सॉफ्ट प्रेशर पर, तो आपकी दो बातें हैं, डिजेनरेटिव जिसको आप कैंसरस कहते हैं, डिजेनरेटिव फेज एंड कैंसरस फेज। शॉर्ट प्रेशर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो थर्ड स्टेज की प्रॉब्लम है। और अगर
इम्प्रेग्नेशन फेज एंड डिपोजिशन फेज है तो सेकेंड स्टेज है, यानी मीडियम प्रेशर देने से। और हार्ड प्रेशर देने से अगर पेन आता है तो वो एक्सक्रीशन और रिएक्शन फेज। सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। विदाउट डर्मेट्रॉन वी कैन ट्रीट। तो फर्स्ट स्टेज यानी हार्ड प्रेशर देने से अगर दर्द है तो इसका मतलब बीमारी की शुरुआत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोन सेडेट करेंगे, क्योंकि बीमारी का स्टार्ट है एक्सक्रीशन फेज एंड रिएक्शन फेज। तो जहां रिएक्शन होता है वहां पर हम क्या करते हैं, उसको काउंटर करते हैं, कम करते हैं, तो सेडेट कर देंगे। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या है, डिपोजिशन फेज और इम्प्रेगेशन फेज है, तो इसको हम टोन सेडेट नहीं करते, स्ट्रेट नीडल लगाते हैं। तो आपको स्ट्रेट नीडल नहीं लगाना है तो इसको भी सेडेट ही करेंगे। अगर आप स्टार मैग्नेट लगाते हैं छोटे छोटे तो वो भी सेडेशन ही है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपका डिजनरेशन और कैंसर स्टेज है, हल्का सा प्रेशर देने पर यानी सॉफ्ट प्रेशर देने से पेन आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्रॉनिक है, इसको टोन करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, टोन करना चाहिए यानी इकट्ठा होकर के सिकुड़ रही है बॉडी, तो वहां से निकाल के फैला देना, हटा देना, रिमूव कर देना। इट इज क्लियर। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका ईओबी ईएबी डर्मेट्रॉन मशीन्स पर 50 का इंडिकेशन आता है तो आपको मीडियम प्रेशर देना है, और फिर 50 से नीचे आता है, 50 से नीचे आता है तो सॉफ्ट प्रेशर देना है, 50 से ऊपर जाता है तो हार्ड प्रेशर देना, बट दैट इज डर्मेट्रॉन। और हमें कभी नहीं जरूरत पड़ी। और बहुत पहले की बात है, अग्रवाल सर ने एक डिवाइस बनाई थी, जीरो से लेके 10 नंबर तक, जिसको पॉइंट फाइंडर कहते थे। तो अगर उसमें पॉइंट फाइंडर करके तीन तीन पॉइंटों का हम लोग ग्रुप बना लेते थे। फर्स्ट 3 पॉइंट में अगर करंट मिलता है 1 2 3 में, तो हम लोग मानते थे क्रॉनिक डिजीज है। 4 5 6 7 में होता था तो सब एक्यूट डिजीज है। और जितने ज्यादा करंट वोल्टेज देने से अगर इंडिकेट करता था तो हम लोग समझते थे कि अभी डिजीज की स्टेजेस फर्स्ट है। जैसे हमने आपको बताया ह्यूमरल फेज में रिएक्शन रिएक्शन और एक्सक्रीशन फेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज पर आपको रिएक्शन मिलेगा, यानी बीमारी की स्टार्टिंग है। लेकिन अगर आपकी डिजीज डिपोजिशन फेज और इम्प्रेग्नेशन फेज में है तो थोड़ा सा भी तेज दबाने से, सॉफ्ट से थोड़ा तेज दबाने से होगा, तो इस सेकेंड स्टेज की प्रॉब्लम। थर्ड स्टेज की प्रॉब्लम है डिजनरेशन एंड कैंसर, जो सॉफ्ट प्रेशर से मिलती है। आपको पॉइंट ऐसे टच किया और पेशेंट उछल गया हल्का सा, आप अपने हिसाब से कोई प्रेशर नहीं दिए, तो समझिए कि क्रॉनिक डिजीज है, बहुत ही क्रॉनिक है। तो जब क्रॉनिक है तो क्या करना चाहिए, टोन करना चाहिए। फर्स्ट 2 स्टेज जो मॉडरेट और इनिशियल प्रॉब्लम है उसमें सेडेट करना चाहिए, क्योंकि आपका देखिए एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो लिम्फ का डिजनरेशन है, लिम्फ वहां से नहीं हट रहा है, तो क्या करते हैं, सेडेट करते हैं। लिम्फ को वहां से रिमूव करना होता है, कम करना होता है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। और जिसको नहीं भी क्लियर हुई होगी, प्लीज रिकॉर्डिंग अभी रात में शाम को डाल दी जाएगी। डेफिनेटली आप लोग इसको सुनिएगा। बहुत ही अलग तरीके से ये बात हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आपका डर्मेट्रॉन के माध्यम से कैसे आप पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहीं पर भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं, चाइनीज, आयुर्वेद, ईएवी, ईओवी, वॉट एवर। केवल आपको प्रेशर, 3 तरह का प्रेशर है, सॉफ्ट प्रेशर,
अगर सॉफ्ट प्रेशर पर कोई ऑर्गन इंडिकेट कर रहा है पेन सीवियर, दिस इज क्रॉनिक डिजीज। अगर मीडियम प्रेशर पर इंडिकेट करता है तो सब एक्यूट डिजीज। अगर थोड़ा हार्ड प्रेशर देने से कुछ इंडिकेशन आता है तो दिस इज द इनिशियल स्टेज की डिजीज, यानी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग है। तो आप पॉइंट को दो तरह, यहाँ पर हमने देखिए एंटी मेरिडियन पर अपनी फिंगर रखी है, ऐसे हल्का हल्का मसाज करके देख रहा हूँ, पेन नहीं है। थोड़ा सा और तेज करके देख रहा हूँ, पेन नहीं है। लेकिन अब ज्यादा तेज करने से हल्का पेन आ रहा है तो कोई खास बात नहीं, 2-4 दिन आप उसको सेडेट कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बॉडी में, नर्व्स में, नर्वस सिस्टम में नमनेस आ रही हो तो इसका मतलब सर्कुलेशन की कमी। अब देखिए क्या है कि अगर इस बाजू में, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बाजू में नमनेस आ रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात समझनी है कि अब ये देखिए कि नमनेस शोल्डर से हाथ की तरफ जा रहा है तो एक्सेस ब्लड सप्लाई है, और अगर नमनेस फिंगर से शोल्डर की तरफ आ रहा है इसका मतलब ब्लड की सप्लाई कम है। तो अगर इधर से सप्लाई बढ़ी हुई है तो सेडेट करते हैं, अगर इधर से नमनेस है तो टोन करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट पॉइंट सिलेक्शन। अब आपको डॉक्टर वाल बताएंगे कि हाथ की आर्टरीज का कौन सा पॉइंट है, हार्ट के बेस का कौन सा पॉइंट है। कैसे समझ में आएगा? जैसे बता रहे हैं वैसे ही समझना है। अगर कोई कहता कि हमारे इस शोल्डर से, कंधे से नीचे की तरफ नमनेस आ रही है, यहाँ से नमनेस शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं फिंगर में नमनेस है, ये ऊपर की तरफ आ रही है। तो जब यहाँ से नमनेस नीचे की तरफ आती है उसी तरह से टोज में भी, क्योंकि ऊपर से ब्लड सप्लाई है, एब्डोमिनल एरोटा से ब्लड की सप्लाई पैरों में होती है। तो अगर हिप से थाई लेवल में नमनेस आ रही है इसका मतलब ये सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है। और अगर टोज से सर्कुलेशन है, ऊपर की तरफ आ रहा है, पहले टोज से शुरू हुआ नमनेस और ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब सप्लाई घटी। तो इस कंडीशन में पैर की आर्टरीज का पॉइंट सेडेट करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर है तो टोन कर देंगे। सिमिलर चीजें हैं। इसीलिए जब हम लोग पेशेंट देखते हैं तो एक एक चीज पूछते हैं कि कंधे में दर्द है, ठीक है, कंधे में दर्द है तो नर्व का पेन है तो क्या होगा, हाथ को नीचे करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा क्योंकि नर्व की सप्लाई ऊपर से नीचे आ रही है। तो जैसे ही नीचे करेंगे दर्द बढ़ जाएगा। कहीं हाथ ऐसे कर लेते हैं थोड़ा आराम मिलता है, यानी नर्व की सप्लाई बढ़ी हुई है। तो एंटी मेरिडियन के पॉइंट से डेट कर दीजिए। ब्लड सप्लाई मेरिडियन, वैस्कुलर डिजनरेशन और एडी और सीआई को सेडेट कर दीजिए, सिंपल सी बात, राइट। तो ये आज ईओबी का ये विषय था। देखिए अब लोग, कई लोगों ने, आप लोगों ने पूछा कि कितने दिन की क्लास होगी, आप बताइए। अभी तो हम लोगों ने डॉक्टर वॉल शुरू ही नहीं किया, 2 दिन निकल गए। पेशेंस रखिएगा, मैं पूरा अच्छे से पढ़ा के दूंगा आप लोगों को। लेकिन बेसिक फंडामेंट क्लियर हो जाएगा तो आगे मैं तेजी से भी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में तेजी से आएगा। और पेज 17 पर है लिम्फ वेसल्स मेरिडियन। तो हम लोग लिम्फ वेसल्स मेरिडियन को कल से शुरू करेंगे। आप सभी को बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को मेरे लिए कोई सजेशन होगा तो जरूर दीजिएगा। हाँ, ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है ना, SP5 आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ है।
तो आप लोग उस होमवर्क को जरूर करके बताइएगा कल। बंद कर दो बेटा। मैं बता दूंगा कि क्यों सेडेट करते हैं, लेकिन आप भी बताइएगा।